नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7th के इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे। जो नोट्स होने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। इसके होंगे हम लोग सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर लेंगे जो एनसीईआरटी में क्लास 7th की साइंस में दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या बताई गई है कि आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कर्ड हो गया, दही है, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर मतलब सिरका हो गया। तो इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सार होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है, वो ऐसा माना जाता है कि उनमें क्या है? एसिड है। तो उनमें क्या होता है? एसिड होता है। तो याद रखिएगा कि हर वो सब्सटेंस जिसमें थोड़ा बहुत खट्टापन होगा तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? एसिड है। द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज एसिडिक। तो ये जो केमिकल सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस आपको दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, तो इन सबका अगर आपसे नेचर पूछा जाए तो नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहा गया द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्रे। अब देखिए, जो एसिड शब्द आया है वो कहाँ से आया? तो एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है एक्रे, ACERE, और इसका मतलब क्या होता है? सार होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एसिड के बाद हम लोग बात करेंगे बेस की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, तो ये बेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या क्या बातें करनी है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल के साथ इसमें बताया गया है। सबसे पहले बेकिंग सोडा के बारे में बताया गया है। बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होता है कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा। ठीक है, अब टेस्ट कैसा है? बिटर है। इसका मतलब क्या हुआ? अब लेकिन एक चीज और देखिए बताई गई कि अगर हम लोग बेकिंग सोडा को रब करते हैं, मतलब इसका जो सोल्यूशन होता है, जब इसको रब किया जाता है फिंगर्स के बीच में, मतलब हाथ से इसको रब रब करते हैं, ठीक है, मलते हैं हाथ में, तो क्या होता है? जो इसका मतलब जब इसको फील करते हैं तो थोड़ा सा साबुन की तरह इसकी फीलिंग आती है। मतलब इसको जब आप टच करेंगे तो थोड़ा साबुन की तरह लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। और जो टच होता है किसकी तरह होता है? सोपी टच होता है। और फील हम लोग जो करते हैं सोपी की तरह फील करते हैं, थोड़ा सा साबुन की तरह फील करते हैं, तो उनको क्या कहता है? बेस कहा जाता है। ठीक है, और इन सब्सटेंसेस का अगर नेचर देखा जाए तो इन सब्सटेंसेस का नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए सोप जो है, अगर मान लीजिए सोप की ही बात करें, सोप कैसा सब्सटेंस है? तो एसिडिक नहीं है, वो बेसिक सब्सटेंस है। इसके बाद देखिए क्या बात बताई गई, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यू। अब देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किस काम के लिए यूज किए जाते हैं? टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। किसको टेस्ट करना है? तो ये टेस्ट करना है कि एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। जरूरी नहीं एसिडिक और बेसिक ही हो, एक और सोल्यूशन होता है जिसको कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, मतलब जो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, उसको क्या बुलाएगा? न्यूट्रल सब्सटेंस बुलाएगा। तो देखिए, जिस भी सब्सटेंस से टेस्ट किया जाता है एसिड बेसिस सॉल्यूशन को, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को, उस सब्सटेंस को कहा जाता है इंडिकेटर। ठीक है, जैसे अभी हमने एक देखा तरीका टेस्ट करके। अब हर चीज को तो टेस्ट कर नहीं सकते कि टेस्ट करके बताएंगे कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो जो चीज टेस्ट नहीं करी जा सकती है या जो ज्यादा जनरलाइज तरीका है, ज्यादा जो सही तरीका है किसी भी सोल्यूशन को टेस्ट करने का, वो क्या है? इंडिकेटर्स के थ्रू। अब इंडिकेटर्स में अगर देखा जाए तो कैसे कैसे चेंजेस आते हैं वही यहाँ पर बताया गया। तो इंडिकेटर चेंज देयर कलर। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई भी इंडिकेटर है उसमें एसिड, उसमें अगर कोई एसिड डाला जाए या बेस डाला जाए तो क्या होता है? कलर जो इंडिकेटर का होता है वो चेंज होता है, और उसी कलर के चेंज से पता चल जाता है कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। इसके बाद आते हैं, देखिए, टर्मरिक हल्दी है, लिटमस है, चाइना रोज है। चाइना रोज के पेटल्स हैं जिसको गुड़हल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के अगर आपसे एग्जांपल पूछे जाए, या अगर मान लीजिए ऐसे एमसीक्यू में आ जाए कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, तो आप याद रखिएगा, जैसे टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज पेटल्स हो गए, जिसको गुड़हल कहते हैं, तो ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स है। अब यहाँ पर देखिए एक आपको चार्ट दिखाई पड़ रहा होगा। चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक मिनट, बड़े करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़ा हो गया है। अब इसको देखिए, आप दिखाते हैं कैसे आपको समझना है। जैसे पहला दिया गया एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में कौन सा मतलब विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाएगा? तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। आंट स्टिंग में, जो लाल वाली चींटी होती है जब वो काटती है तो उसके जो डंक होता है, डंक में जो ये कह सकते हैं एसिड होता है, वो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। इसके बाद जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होंगे, देखिए नाम से पता चल रहा है साइट्रस, और कौन सा एसिड उसमें है? साइट्रिक एसिड। और साइट्रस फ्रूट कौन कौन से होते हैं? तो ऑरेंज होता है, लेमन होते हैं, सब साइट्रस फ्रूट हैं। इसके बाद दही, जिसको कर्ड कहते हैं, कर्ड में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है। स्पिनच जो पालक है उसमें ऑक्सैलिक एसिड है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आंवला हो गया, साइट्रस फ्रूट्स हो गया, विटामिन सी है या उसको एस्कॉर्बिक एसिड कह सकते हैं, इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैमरिंड में पूछा जाता है कौन सा एसिड होता है, तो टी से टैमरिंड है और टी से ही टार्टारिक एसिड है। ठीक है, तो टैमरिंड हो गया, ग्रेप्स हो गया, अनराइपेंड मैंगोज मतलब जो कच्चे आम होते हैं उसमें भी टार्टारिक एसिड ही होता है। इसके बाद देखिए आपको बताया गया है कि जो बेस के बारे में, कि बेस कहाँ पाए जा रहे हैं, जैसे लाइम वाटर है तो लाइम वाटर का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद विंडो क्लीनर जो होता है उसमें कौन सा बेस होता है, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके बाद साबुन जो है, सोप है, सोप में कौन सा एसिड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इस तरीके से ये सारे एसिड और सारे बेस आप लोग को याद होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वही इंडिकेटर्स की, जैसे लिटमस दिया गया है, सबसे पहला इंडिकेटर है, तो ये एक नेचुरल डाई होती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल, तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, जो नेचुरल इंडिकेटर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, या सबसे ज्यादा जो इंडिकेटर यूज किया जाता है वो कौन सा है, लिटमस पेपर या लिटमस हम लोग कह सकते हैं इसको। ठीक है, किससे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, कि लिटमस किससे ऑब्टेन होता है, तो लाइकेन से ऑब्टेन होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर है, माव या पर्पल कलर है। ठीक है, किसमें पर्पल कलर है इसका, तो डिस्टिल्ड वाटर का अगर पूछा जाए क्या इसका नेचर होता है, तो इसका नेचर अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल में अपना ये कलर चेंज नहीं करेगा, तो इसका कलर क्या होगा, पर्पल ही होगा। अब जब इसको एसिडिक सोल्यूशन में जब इसको पुट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब हम लोग ने लिटमस डाई ली या लिटमस पेपर लिया, मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर लिया, ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया, थोड़ा सा एसिड इसके ऊपर डाल दिया गया। जब एसिड डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, और बेस में जो लिटमस है उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें पता होनी चाहिए। इट इज अवेलेबल, अब देखिए जो लिटमस होता है ये दो कलर में मेनली अवेलेबल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लिटमस है और ये ब्लू लिटमस है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पूछा जाए कि एसिड है और एसिड को रेड लिटमस पे डाल दिया गया, तो क्या होने वाला है, तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही रेड है। इसी तरीके से मान लीजिए बेस होता और बेस को किस में डाल देते, इस ब्लू लिटमस में डाल देते, तो कोई कलर में चेंज होता, तो आंसर है नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो पहले से ही ब्लू है। लेकिन मान लीजिए एसिड है, ठीक है, और एसिड को किस में डाल दिया गया, ब्लू लिटमस में डाल दिया गया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर बेस है और बेस को किस में डाल दिया गया, रेड लिटमस में डाल दिया गया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अगले टॉपिक में क्या कहा गया है, सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू, मतलब ऐसे कुछ सॉल्यूशन होंगे जो रेड लिटमस का या ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेंगे, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब वो ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक कैसा इंडिकेटर है, तो नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक मतलब हल्दी होती है, तो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, क्या कि हल्दी आप लोग ने मान लीजिए ली और हल्दी पे क्या करिए, थोड़ा सा साबुन अपने पहले हाथ में साबुन लगाइए, बहुत ज्यादा साबुन लगा लीजिए। ठीक है, जो नहाने वाला साबुन है उसको अगर आप हाथ में रगड़ ले और उसके बाद अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी डाल दे, तो आप देखेंगे कि जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, बिल्कुल रेडिश कलर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो टर्मरिक होती है, ठीक है, इससे बेस पे अगर टर्मरिक डाली जाएगी तो कलर जो कन्वर्ट हो जाएगा येलो से किस में हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। अगर मान लीजिए टर्मरिक को एसिड में डालते तो बताइए कलर में क्या चेंज आएगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए क्या बातें कही गई हैं, जैसे चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में बात, अभी हमने आपको बताया था चाइना रोज इंडिकेटर जिसको गुड़हल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि ये एसिडिक सोल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डार्क पिंक में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको मेजेंटा भी कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा चाइना रोज जो है जब उसमें एसिडिक सोल्यूशन डाला जाएगा तो कैसा कन्वर्जन हो जाएगा, तो ये डार्क पिंक या मेजेंटा हो जाएगा। ठीक है, और बेस में जब देखेंगे, बेस जब इसके ऊपर डाला जाएगा तो ये किस कलर में कन्वर्ट होएगा, ग्रीन में कन्वर्ट होएगा। ये सारी बातें फिलहाल आपको याद करनी पड़ेंगी और याद करने से अच्छा है कि अगर आपके पास ऐसे केमिकल्स हो तो आप इसको अगर करके देख लें अपने स्कूल में या कहीं पे भी, तो ज्यादा बेटर आपके पास रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बात बताई गई है कि एसिड रेन क्या होता है। देखिए नाम से पता चल रहा है एसिड और रेन, तो जब भी रेन होगी और उसमें जब एसिड बरसेगा, बरस तो एसिड सकता नहीं है, बरसेगा तो पानी, लेकिन पानी के साथ जब एसिड मिक्स होके बरसते हैं तो ऐसी रेन को क्या कहा जाता है,
एसिड रेन कहा जाता है। तो रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड, तो ऐसी रेन जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उसको क्या कहा जाएगा, एसिड रेन कहा जाएगा। अब पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम। अब ये जो एसिड आए ये कहाँ से एसिड आ गए, ठीक है, क्योंकि पानी था, पानी में एसिड कहाँ से आया। तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जो एसिड आ रहा है हम लोग क्योंकि बहुत सारी चीजें जब जलाते हैं, जैसे कोई भी फ्यूल जला रहे हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये तीन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखिएगा। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब होता क्या है कि ये जो तीनों गैसेस ऊपर जाती है, क्योंकि हल्की होती है गैस तो ये ऊपर जाएंगी। अब ऊपर जाएंगी तो ऊपर क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं और ये वाटर के पार्टिकल्स में क्या होती हैं, डिसॉल्व हो जाती है, मिल जाती हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के पार्टिकल्स में मिलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर में मिलेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर में मिलेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। अब देखिए तीनों एसिड आ गए और ये तीनों एसिड कहाँ पहुंच जाते हैं, ये तीनों एसिड क्लाउड में चले आते हैं। अब जब ये क्लाउड में पहुंच गए तो फिर बरसात होगी तो एसिड भी तो साथ में गिरेगा नीचे, तो उसी रेन को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन क्या क्या करता है, तो डैमेज कॉज करता है, मतलब बहुत बहुत खतरनाक होता है एसिड रेन। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा अक्सर बोला जाता है, जैसे मम्मियाँ लोग घर में बोलती रहती हैं कि जब भी पानी बरसे, वर्षा हो, बरसात हो, तो उसमें नहाना नहीं चाहिए। तो उसके पीछे केवल रीजन यही है कि एसिड रेन होती है। और मेनली ये कहा जाता है कि पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि पहली बरसात में क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एसिड्स उस बरसात में नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके स्किन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर और क्या क्या डैमेज हो सकता है, तो बिल्डिंग्स को डैमेज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने पुताई करा ली, नई नई पुताई कराई और मान लीजिए एसिड रेन हुई तो क्या होगा, पुताई का कलर वलर सब गायब हो जाएगा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर भी जो उसकी ब्यूटी होती है वो भी थोड़ी बहुत चली जाती है। प्लांट्स को बहुत नुकसान होता है और एनिमल्स को भी बहुत नुकसान होता है। इसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पर एक और बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अक्सर बच्चे इसको नहीं फॉलो करते। जब भी आप लैब में जाएं, स्कूल की लैब में जाएं, कहीं पे भी लैब में जा रहे हैं, तो लैब में जाते समय अगर आप एसिड या बेस को टच करते हैं तो उसके लिए बहुत प्रिकॉशन लेने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हाथ में टच कर लिया, ऐसे पहले और टच ही नहीं करना है। जब भी आप उसको हैंडल कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं एसिड और बेस से रिलेटेड, तो उसको बहुत ज्यादा केयर के साथ करना चाहिए, ठीक है, बहुत मतलब सतर्क रहना चाहिए, बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं अटेंटिव रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर की होती हैं। अब कोरोसिव नेचर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एसिड हाथ पे गिर जाएगा तो वो जल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से बेस का भी काम है, बेस हालांकि जला नहीं पाएगा लेकिन बेस और भी बहुत सारी चीजें कर देता है। इसके बाद इरिटेटिंग नेचर का होता है, मतलब जलन होने लग जाती है उसके, उनको कहीं कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं ये सब केमिकल्स। इसके बाद देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल बताया गया है जिसका नाम है फिनोप्थलीन। अब फिनोप्थलीन क्या है, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो एक इंडिकेटर है, लेकिन ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है या केमिकल इंडिकेटर है, ठीक है। व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, अब देखिए जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोप्थलीन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो इसको याद करने का तरीका ये है, बीपी याद कर लीजिए, ठीक है। तो फिनोप्थलीन का जो है बेस में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो जब एसिडिक होता है तो कोई कलर नहीं देता है, तो इसके लिए आप एसी याद कर सकते हो। तो बीपी हो गया और एसी हो गया, किसमें है, फिनोप्थलीन में है, ठीक है। तो बेस पे कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, एसिड में कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए हमने आपको तीन चीजें बताई, एक बताया एसिड, दूसरा बताया बेस और तीसरा बताया न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। अब ये न्यूट्रल सोल्यूशन जो है ये जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और ये कब बनेगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब जो सोल्यूशन बनता है तो उसको कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन, और मेनली सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें कहा गया व्हेन एन एसिड सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सोल्यूशन, तो एक एसिड है और उसको मिक्स किया गया किसमें, बेस में, तो क्या होने वाला है, बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो क्या करता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और बेस किसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या होगा कि दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, तो जो सोल्यूशन बचा, जो फाइनल हमारे पास नई चीज आई, उसको क्या कहेंगे, एक न्यूट्रल सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट, देखिए सुटेबल अमाउंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद रखना। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपने एसिड कम ले लिया और बेस ज्यादा ले लिया, या एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग ले लिया और बेस बहुत ज्यादा वीक ले लिया,
ठीक है। अब मान लीजिए बेस आपने बहुत स्ट्रांग ले लिया था, एसिड बहुत वीक ले लिया था, या बेस की मात्रा आपने बहुत ज़्यादा ले ली और एसिड की मात्रा बहुत कम ले ली, तो क्या होगा, अब जो सोल्यूशन बनेगा परफेक्टली न्यूट्रल नहीं बनेगा, वो बेसिक की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा उसका, क्योंकि बेस ज़्यादा है उसमें। ठीक है, ऐसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं, इसीलिए कहा गया मिक्स्ड सोल्यूशन होना चाहिए। मिक्स्ड अमाउंट में दोनों को, मतलब एक प्रॉपर सुटेबल अमाउंट में दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि मेनली जो एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा, दोनों दोनों नेचर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा, ना ही वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। तो उस प्रोसेस को, और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, तो एक नया सब्सटेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, और उस सब्सटेंस को क्या कहा गया है, सॉल्ट कहा गया है। ठीक है, अब सॉल्ट कैसे हो सकते हैं, हमने आपको बताया एसिडिक सॉल्ट हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एसिड स्ट्रांग है, एसिड स्ट्रांग है मान लीजिए, ठीक है, और बेस जो है, बेस क्या है, वीक है। एसिड स्ट्रांग था, बेस वीक था, दोनों रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे। अब जो सॉल्ट यहाँ बनेगा, कौन स्ट्रांग है, एसिड स्ट्रांग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बेस स्ट्रांग है, एसिड वीक है, तो बेसिक सॉल्ट रहेगा। दोनों अगर स्ट्रांग है या दोनों वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में देखिए, बताया गया यहाँ पर, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। ठीक है, जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, और हीट भी रिलीज होती है। इवोल्यूशन ऑफ हीट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस में हीट भी रिलीज हो रही है, और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में रिएक्शन दी गई है कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, और साथ ही साथ यहाँ पर प्लस ऐसे करके लिख सकते हैं, हीट भी होगी, हीट क्योंकि इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, ये एक बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो देखिए कैसे रिएक्ट होते हैं कि जो Na होता है ये Cl से जाके मिक्स होता है, NaCl बना देता है। H जो है वो OH से आके मिक्स होगा, तो 2H हो गए तो H2O हो जाएगा, तो सॉल्ट बना, ये हो गया सॉल्ट, और ये हो गया वाटर। ठीक है, और दोनों का नेचर कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी स्ट्रांग है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या है, स्ट्रांग बेस है। तो हमने आपको बताया था जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस मिलते हैं तब जो सॉल्ट बनता है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये सारी बातें फिलहाल आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद देखेंगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन जो है उसका एवरीडे लाइफ में क्या स्कोप है, क्या नीड है न्यूट्रलाइजेशन का एवरीडे लाइफ में, उससे रिलेटेड यहाँ पे थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे। तो जैसे सबसे पहला जो दिया है वो इनडाइजेशन है। इनडाइजेशन में सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि क्या है, हम लोग के स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है कि फूड के डाइजेशन में मदद करता है, कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl कहते हैं। ठीक है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन अगर मान लीजिए ये एसिड बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होने वाला है, तो जो कंडीशन आती है उसको कहते हैं इनडाइजेशन। इनडाइजेशन अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसको बदहजमी कहा जाता है, अक्सर लोग बोलते हैं बदहजमी हो गई है, पेट में जलन सी होने लग जाती है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हाँ पेनफुल होता है, थोड़ा सा दर्द भी होने लग जाता है कभी कभी लोगों को, कुछ लोगों को जलन होने लग जाती है, तो ये सब इनडाइजेशन के सिम्टम्स है। अब अगर मान लीजिए इनडाइजेशन हो रहा है, बदहजमी हो रही है, तो क्या होता है, एंटा एसिड लेने को कहा जाता है। एंटा एसिड आपने देखा होगा अक्सर मार्केट में इनो के नाम से आती है, या मतलब फिज होता है कुछ, एपीफिज नहीं बता रहे हैं, एपीफिज मत सोचिएगा, फिज जो भी होते हैं, मतलब वो सब ऐसे आप समझ सकते हैं, इनो को मेन एग्जांपल लेके चलिए, वो एक एंटा एसिड है। उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक बेस है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यही पाया जाता है। ठीक है, अब ये इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब क्योंकि देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या करेगा, इस स्ट्रॉन्ग एसिड में जब मिलेगा तो तुरंत इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉल्ट बना देगा। ठीक है, और वो सॉल्ट फिर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, और हम लोग का इंडाइजेशन जो है वो सही हो जाएगा। अगले में देखिए क्या बोला गया, आंट बाइट बताया गया। अभी हमने आपको बताया था कि आंट जो होती है, जो लाल वाली चींटी अगर आपने देखी होगी, उसमें जो एसिड होता है उसके डंक में, या उसके जब काटती है तो जो एसिड हमारे बॉडी में छोड़ देती है स्किन में, वो फॉर्मिक एसिड होता है। और ये फॉर्मिक एसिड जब स्किन के कांटेक्ट में आता है, मतलब अंदर जब चला जाता है हमारे स्किन में,
तो क्या होता है, थोड़ी सी जलन होने लग जाती है, मतलब एक तरीके से खुजली होने लग जाती है, जलन होती है। और उसको दूर करने के लिए क्या होता है, बेकिंग सोडा को रब करना पड़ता है। क्योंकि देखिए बेकिंग सोडा क्या है, ये वीक है, याद रखिएगा, ये वीक एक तरीके से वीक बेस है। और ये क्या है, फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, स्ट्रांग नहीं है ये वीक एसिड है। ठीक है, तो वीक एसिड और वीक बेस जब मिलते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो यूज कर लीजिए, उसको रब कर लीजिए, और या तो कैलामाइन सोल्यूशन यूज कर लिया। अब कैलामाइन क्या है, तो कैलामाइन याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया था एग्जाम में, कैलामाइन सोल्यूशन क्या होता है, तो जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सॉइल ट्रीटमेंट में। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या करना होगा, सॉइल ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए जब बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स लोग यूज करते हैं तो होता क्या है कि जो सॉइल होता है वो एसिडिक हो जाता है, उसमें एसिड का कंटेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग को सॉइल चाहिए, मतलब जब भी हम लोग को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें, तो वो मिट्टी ना ही ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए और ना ही ज्यादा बेसिक होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक है तो क्या करना पड़ता है, उसको बेस से ट्रीट करना पड़ता है, मतलब उसको उसमें बेस मिलाना पड़ता है। और बेस कौन सा होता है, क्विकलाइम। क्विकलाइम को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, याद रखिएगा। और दूसरी चीज स्लेगलाइम मिला सकते हैं जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, अगर और आसान भाषा में देखें तो चूना कह सकते हैं, तो चूना भी मिलाया जा सकता है। इसमें अगर सॉइल बेसिक हो गया, अगर मान लीजिए सॉइल में बेस का कंटेंट बढ़ गया है, ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, तब ऐसे कुछ ऑर्गेनिक कंपोस्ट या ऐसा कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कंपोस्ट हो गया, वो मिलाना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, एसिड को रिलीज करता है। ठीक है, और ये एसिड क्या करता है, जो बेसिक नेचर हो गया था सॉइल का, उसको फिर से न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद ये हमारा आखिरी पॉइंट है, इसमें देखिए क्या कहा गया, फैक्ट्री वेस्ट में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो फैक्ट्री वेस्ट में किस तरीके से यूज होता है, तो आपको पता होगा जो वेस्ट निकलता है फैक्ट्री से उसमें ज्यादातर क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये वेस्ट जो निकल रहा था वो डायरेक्टली रिवर में जाने दिया गया, तो रिवर में जो पानी है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा। अब जब पानी पल्यूट हो गया तो इसके अंदर भी कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फिश है, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में उगते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, फिश को किल कर देगा, जो भी उसके अंदर और ऑर्गेनिज्म है उसको भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी। इसीलिए क्या होता है कि जो भी फैक्ट्री वेस्ट निकल रहा होता है, जो फैक्ट्री वेस्ट है, क्योंकि ये एसिडिक था तो पहले क्या करते हैं, इसको बेस से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब पहले इसमें बेस मिलाते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको जो मतलब एक तरीके से रिवर फ्लो हो रही है उसमें हम लोग डंप कर देते हैं। तो इस तरीके से ये करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पे ये सब नहीं होता है, इसी वजह से जो नदी होती है वो हमेशा पोल्यूटेड रहती है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसको हम लोग ने पूरा डिस्कस किया। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज, नोट्स या कोई और टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और पहले से हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स बनाए हैं, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बस आप लोग एक काम ये जरूर कर दीजिएगा कि आगे की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।